आज का जो एडिटोरियल है वो अगेन कोविड से रिलेटेड है और वैक्सीनेशन से है। अभी आपको पता है कि हमारे देश में इस समय सेकंड वेव कोविड की है और फर्स्ट वेव से ज़्यादा हमारी जो है वो हालत ख़राब है। हमारा जो पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अब इससे बचने का जो तरीका है वो वही है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए। अब ये टर्म मैं आपको कई बार आपको समझा चुका हूँ, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी को। कोई चीज यूनिवर्सल है मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि सभी लोगों को। तो कोविड से बचने का एक ही तरीका जो अभी तक हमको पता चला है वो है कि जब तक सभी लोग वैक्सीनेशन नहीं होगा, सभी लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, तब तक थोड़ा मुश्किल है। तो अभी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं जिनके पास ये सुविधा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने सभी नागरिकों को वो वैक्सीनेट कर सके। आपने देखा होगा, पढ़ा भी है कि पिछले जनवरी 2021 से हमारे देश में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। और वैक्सीनेशन कई स्टेप्स में है, क्योंकि एक साथ हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उसको स्टेजेस में किया था। और वो स्टेजेस क्या है कि सबसे पहले जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, हॉस्पिटल के लोग, उनको लगाया गया। उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं उनको लगाया गया। फिर उनके बाद जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि बीमारियां हैं कोविड के अलावा, तो ऑलरेडी जिनके बीमारियां हैं उनको लगाया गया। फिर अभी पिछले महीने 45 ईयर से ऊपर किया गया था। और अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने परसों घोषणा की है कि अब वैक्सीन जो है 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा डिबेट है कि 18 साल से ऊपर जो है वो करोड़ों की संख्या है भारत में, 70-80 करोड़ लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या इतनी वैक्सीन है हमारे पास? और दूसरा, अभी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज भी कर रही है, यानी कि अब आप वैक्सीन मार्केट से खरीद सकते हैं। तो अब वैक्सीन जो है जो मार्केट में बिकेगी वो कितने की बिकेगी? अब आपने देखा होगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे का, जो कोविशील्ड बना रहा है, उसने कहा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 150 रुपए में देंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को हम शायद 400 या 600 रुपए में देंगे, 400 रुपए में देंगे। तो अब और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हम 600 रुपए में देंगे वैक्सीन। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट जो लोग हैं जो वैक्सीन खरीदेंगे, अगर वो 600 रुपए में खरीद रहे हैं तो वो हमें 1000 रुपए में बेचेंगे। तो अब देश की 70 से 80% जो पॉपुलेशन है उसकी मंथली इनकम 10,000 से कम है। अब आप सोचिए प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन अगर प्राइवेट में आई तो महंगी आएगी। ठीक है, अब एक परिवार में अगर 5-6 लोग हैं और सभी को वैक्सीन करना है तो कम से कम 10-15 हजार रुपए चाहिए। तो अब ये एक दूसरा इशू है। ठीक है कि ठीक है वैक्सीन तो आ जाएगी। एक तो पहली बात तो ये है कि क्या वैक्सीन इतनी क्वांटिटी में आ पाएगी 1 मई तक? ठीक है कि इतने, क्योंकि आप देखिएगा कि 1 मई को जैसे ही ओपन होगा लोगों की भीड़ टूट पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हम सब लोग डरे हुए हैं। तो जैसे ही वैक्सीन का ओपन होगा एकदम भीड़ आएगी, बुरी तरीके से लोग टूटेंगे वैक्सीन लगाने के लिए। तो क्या इतनी वैक्सीन अवेलेबल हैं? दूसरी बात, वैक्सीन अगर प्राइवेटाइज, अगर वो ओपन मार्केट में बेच रहे हैं तो उसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा होगी, 1000-1200 रुपए से कम नहीं होगी। तो क्या जिस देश में 70%, 80% से ज्यादा लोगों की मंथली इनकम 10,000 से भी कम है ना, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसी इनकम है, तो क्या वो वैक्सीनेट कर पाएंगे अपने आप को? क्योंकि गवर्नमेंट तो इतने नहीं दे पाएगी, है ना। तो अभी गवर्नमेंट लगभग बहुत सारे स्टेट में गवर्नमेंट बोल रही है कि हम फ्री में देंगे। यूपी में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम फ्री में देंगे।
और भी कई स्टेट हैं जो ये बोल रहे हैं कि दे विल प्रोवाइड वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये इश्यूज हैं, ठीक है। तो अब एडिटोरियल इस पर है कि ये जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होने वाला है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। मैनेजिंग एंड अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है कोई बहुत उठापटक हो रही है, कोई बहुत बड़ा संकट है, बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है, तो उसको हम बोलते हैं अपहीवल, ठीक है। तो अपहीवल का मतलब होता है कोई बहुत संकट है या कोई बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, उठापटक हो रही है, तो हम इसको कैसे मैनेज करने वाले। जैसे मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कोविड से बचने का एक ही तरीका है जो हमको अभी तक समझ में आता है कि कोविड की से हम लोगों की जान बचा सकते हैं अगर सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, ठीक है। तो ये तो एक सिद्धांत, एक आइडियल है जो हमारी गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है, लेकिन क्या हम इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैनिक, public pressure and comprehension of the magnitude of the crisis that India is in seems to have prompted the center to authorize vaccines to anyone above 18 and give states more control over procurement. अब सेंटर ने क्या किया है? सेंटर ने दो चीजें की है। सेंटर ने ऑथराइज किया है वैक्सीन टू एनीवन अबव 18। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। पहली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। ऑथराइज करने का मतलब होता है परमिशन देना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है, यानी कि ऑर्डर दे दिया है या परमिशन दे दिया है वैक्सीन किसके लिए? टू एनीवन अबव 18। ये पहला काम किया। और दूसरा, अभी तक 2 दिन पहले तक जो वैक्सीनेशन हो रहा था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन खरीद रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को दे रही थी, यानी कि वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी है ओवर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर करना मतलब किसी चीज को खरीदना या उसको हासिल करना, तो वैक्सीन को प्रोक्योर करना, ठीक है। तो प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप खरीदते हैं या किसी चीज की सप्लाई अपने पास लेकर आते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्योर करना, हासिल करना। तो अभी स्टेट्स को उन्होंने और ज्यादा पावर दिया है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अपने पैसे से अलग से खरीद सकती है। अभी तक क्या था? अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को दे रही थी। तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि वैक्सीन खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, केरल गवर्नमेंट बोल रही है कि वैक्सीन नहीं है, और वो सब डिमांड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें वैक्सीन दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद कर उनको दे रही थी। लेकिन अभी ये दो चीजें, अब ये दो गवर्नमेंट ने दो डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन क्या है कि सेंटर ने ऑथराइज किया है वैक्सीन टू एनीवन अबव 18, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है अब उसको वैक्सीन लेने की अनुमति है। और दूसरा, उन्होंने स्टेट्स को यानी कि राज्यों को ज्यादा कंट्रोल दिया है ओवर प्रोक्योरमेंट, कि वो वैक्सीन को अपने तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब ये जो दो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो दो डिसीजंस हैं, वो क्यों आए हैं, किस दबाव के तहत आए हैं? वो इसलिए दबाव के तहत आए हैं क्योंकि लोगों में बहुत पैनिक है, लोगों का बहुत प्रेशर है, और जो मैग्नीट्यूड है क्राइसिस का वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप देखिए कि सेंटर को ये दोनों डिसीजन क्यों लेने पड़े? इसलिए लेने पड़े बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैनिक, पब्लिक प्रेशर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस। पहले ये तीनों टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों चीजों से मिलकर, इन तीनों, ये जो तीन चीजें हैं, पैनिक हो रहे हैं लोग जो हैं वो परेशान है। पैनिक का मतलब होता है जब आप कोई संकट आता है और आप एकदम परेशान हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, पैनिक है। तो लोगों में बहुत पैनिक है ना इस समय, क्योंकि हम
जब भी अगर मैं ट्विटर खोलता हूँ या मैं फेसबुक खोलता हूँ या मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ तो हर तरफ वही देख रहा हूँ, है ना, कि हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और वेंटिलेटर्स नहीं हैं, लोग सड़क पे मर रहे हैं। तो जनता में बहुत ज़्यादा पैनिक है, परेशान है, और उसकी वजह से बहुत पब्लिक प्रेशर है गवर्नमेंट पर। ठीक है, तो और तीसरा क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, संकट की मात्रा, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसका लार्ज मैग्नीट्यूड है इस क्राइसिस का, यानी कि ये जो क्राइसिस है वो बहुत बड़ी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज को जब आप नापते हैं, है ना, तो ये क्राइसिस बड़ा है या छोटा है तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी मात्रा या अमाउंट। तो ये जो मैग्नीट्यूड है क्राइसिस का, ये बहुत बड़ा है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसने प्रॉम्प्ट किया है सेंटर को। प्रॉम्प्ट करने का मतलब होता है संकेत देना, या प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि इशारा करना, है ना। प्रॉम्प्ट करना मतलब इशारा करना, या जैसे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन तीन चीजों की वजह से सेंटर को ये डिसीजन लेना पड़ा है। तो ये जो तीन चीजें हैं, पैनिक, पब्लिक प्रेशर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन ने सेंटर को प्रॉम्प्ट किया है, ये डिसीजंस लेने के लिए मजबूर किया है या इशारा किया है ये डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैनिक, पब्लिक प्रेशर एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब समझना, टू अंडरस्टैंड। अभी गवर्नमेंट को इस संकट का मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है कि ये संकट छोटा नहीं है, ये संकट बहुत बड़ा है। तो गवर्नमेंट क्या कर, अभी गवर्नमेंट क्या कर पाई, गवर्नमेंट इसको कॉम्प्रहेंड कर पाई, या कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन शब्द बनता है कॉम्प्रहेंड से। कॉम्प्रहेंड करना मतलब किसी चीज की स्थिति को समझना कि अरे बाप रे, ये तो इतना बड़ा हो चुका है, ये क्राइसिस जो है, ये संकट जो है वो इतना बड़ा हो चुका है, तो ये समझ। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से सेंटर को ये डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। This is despite the problems in scaling up production and in the this is despite the problems in scaling up production and in the supply and management of vaccines amid the surges in cases. The step could not have been easy to take. For one, the processes initiated by the government in early January to expand India's manufacturing capacity were under the assumption that it would be at least August before vaccines could be fully opened up for all. अब ये जो डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है, ये गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं रहा होगा। द स्टेप कुड नॉट हैव बीन इजी टू टेक। ये जो गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है, कौन सा कदम, कि हम 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे 1 मई से, ये जो स्टेप है ये आसान नहीं रहा होगा गवर्नमेंट के लिए ये डिसीजन लेना। क्यों आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को लग रहा था कि अगस्त तक वो ये करेगा। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट का एजम्पशन था। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो आप चीज मान लेते हैं। ठीक है, आपका एजम्पशन है, आपका ये मानना है, भले ही वो सच हो या ना हो, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एजम्पशन क्या था, अभी जब तक ये सेकंड वेव नहीं आई थी तब तक गवर्नमेंट का एजम्पशन ये था कि वो इट वुड बी एटलीस्ट अगस्त बिफोर वैक्सीन कुड बी फुली ओपनड अप फॉर ऑल। तो गवर्नमेंट का ये मानना था कि वो अगस्त तक ओपन करेगी वैक्सीन सभी के लिए। लेकिन सेकंड वेव के आने की वजह से अब गवर्नमेंट को ये कदम जल्दी उठाना पड़ रहा है, और ये जो डिसीजन है वो आसान नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको पूरा पढ़ते हैं कि ये जो एडिटोरियल है वो क्यों बता रहा है कि एक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है, दिस इज डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स इन स्केलिंग अप प्रोडक्शन
and in the supply and management of vaccines amid the surge in cases। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रोडक्शन को स्केल अप करना पड़ेगा। किसी चीज को स्केल अप, स्केलिंग अप का मतलब होता है उसकी स्पीड बढ़ाना, है ना। हमें प्रोडक्शन जो है, वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि ठीक है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि इसको स्केल अप कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे हम। आपको पता है कि वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं, तो अगर 70-80 करोड़ लोगों को लगाना है तो आप सोच सकते हैं कि हमको 160 करोड़ जो डोजेस हैं वो बनाने होंगे, हमें स्केल अप करना होगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन को स्केल अप करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? एंड इन द सप्लाई एंड मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन। अब देखिए, वैक्सीन का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन वैक्सीन हर सिटी में पहुंचाना, हर गांव में पहुंचाना और उनको मैनेज करना। आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, हमारी 8 से 10% वैक्सीन वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन को बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है, उनको ठंडी जगह पर रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेट करना पड़ता है ना, उसके लिए पूरी एक सुविधाएं बनानी पड़ती हैं, नहीं तो वो वैक्सीन खराब हो जाती है। तो सप्लाई एंड मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें सबसे पहले तो स्केल अप करना पड़ेगा प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? हमें सप्लाई एंड मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन पर भी ध्यान देना होगा। प्रोडक्शन तो हो गया, फैक्ट्री में वैक्सीन तो बन गई, लेकिन उसको सप्लाई भी करना होगा। सप्लाई मतलब देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा, वैक्सीन को मैनेज करना होगा कि कैसे लोगों को लगाया जाए, कि एक दिन में कितने लोगों को लगाया जाएगा, कहाँ पर लगाया जाएगा, कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे, तो ये सब मैनेज करना। और किसके बीच में? अमिड द सर्ज इन केसेस। और ये समय ऐसा है जब सेकेंड वेव में बहुत सारे केसेस बढ़ गए। सर्ज का मतलब है इंक्रीज। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, अब यही समय है जहां पर बहुत सारे केसेस बढ़े हुए हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलिए। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमें स्केल अप करना पड़ेगा प्रोडक्शन, फिर हमको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी फॉर सप्लाई एंड मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन। और किस समय, किसके बीच में? अमिड का मतलब है बीच में, उस समय जब केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, अमिड द सर्ज इन केसेस। अब आप सोचिए कि 1 मई को जब वैक्सीन लगना शुरू होगा तो कितनी लंबी लंबी लाइंस लगेंगी, कितने लोग रहेंगे, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे हर सेंटर में। तो ये मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं और पता चला कि आपके लाइन के आगे ही लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव हैं, तो आप वैक्सीन लगवाने गए और कोविड लेकर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो सीरियस सिचुएशन है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, इट वुड नॉट हैव बीन इजी टू टेक। ये आसान डिसीजन नहीं हुआ होगा गवर्नमेंट के लिए। फॉर वन, पहला कारण, फॉर वन का मतलब है फर्स्ट रीजन क्या है? द प्रोसेसेस इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन अर्ली जनवरी टू एक्सपैंड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी were under the assumption that it would be at least August before vaccine could be fully opened up. अब इंडिया ने, आपको पता है कि अर्ली जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू किया था, और इंडिया ने वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है
उसको भी बढ़ाया था, एक्सपैंड किया था। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अब ये वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन, तो उत्पादन क्षमता, वैक्सीन बनाने की क्षमता भारत ने बढ़ाई थी, बड़ी की थी, ठीक है, जनवरी में बढ़ाया था, लेकिन ये सोचकर बढ़ाया था, इतना नहीं बढ़ाया था कि मई में देना पड़े। जब वो बढ़ा रही थी तो उनका एजम्पशन क्या था, उनको क्या लग रहा था कि हम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अगस्त से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने जो अर्ली जनवरी की शुरुआत में जो भारत की जो वैक्सीन उत्पादन क्षमता है उसको एक्सपैंड किया था, उसको बढ़ाया था, लेकिन ये सोचकर बढ़ाया था, इट वॉज अंडर द एजम्पशन, उस समय ये सोचा था दैट इट वुड बी एटलीस्ट अगस्त, कि कम से कम अगस्त तक, अगस्त के बाद ही हम वैक्सीन को फुली ओपन करेंगे, तो बिफोर वैक्सीन कुड बी फुली ओपन अप फॉर ऑल, ठीक है। In December, it was announced. In December, it was announced that India's priority would be to fully inoculate 300 million of the most vulnerable. Given that about 127 million doses have been administered, including a section of those above 45 without underlying health conditions, around 17 million have been fully inoculated, or about 5% of the intended beneficiaries. अब आप देखिए कि ये नंबर कितना कम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जब ये वैक्सीनेशन की घोषणा की गई थी, हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस मिड जनवरी से शुरू हुआ था, है ना। दिसंबर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, गवर्नमेंट सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को लगाएगी, वो 30 करोड़ जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट वुड फुली इनोकुलेट, अब ये जो टर्म है इनोकुलेट का मतलब होता है वैक्सीनेट करना, है ना। तो चाहे मैं वैक्सीनेट बोलूं या इनोकुलेट बोलूं, दोनों एक ही चीज है। तो दिसंबर में जब गवर्नमेंट ने ये वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, उस समय गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि हमारी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, हम सबसे पहले किसको देंगे, तो हमारी प्राथमिकता है कि हम 30 करोड़ लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट करेंगे, वो 30 करोड़ लोग जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है। अब 300 मिलियन का मतलब होता है 30 करोड़, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 करोड़ का मतलब होता है 10 मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 300 मिलियन का मतलब हुआ 30 करोड़। तो गवर्नमेंट ने दिसंबर में बोला था कि हम सबसे पहले, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है, कि हम फुली इनोकुलेट करेंगे। फुली इनोकुलेट करने का मतलब क्या है कि हम दोनों डोज देंगे। आपको जब वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएं, आपको पता है कि जो वैक्सीन है उसके 2 डोज हैं, 1 महीने के अंतराल में लगते हैं, तो दोनों डोज तभी आप फुली इनोकुलेट माने जाएंगे, है ना, तभी आप माना जाएगा कि आपको पूरा आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट का पहला प्रायोरिटी था 30 करोड़ लोग जो कि मोस्ट वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। अब ये लोग कौन थे, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे कि हॉस्पिटल में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले, आर्मी में, जिनकी ड्यूटी है, ठीक है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनको 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 जाना, जो छुट्टी नहीं ले सकते, है ना। अब जैसे पुलिस वाले हैं उनको तो जाने जाना है ना, आर्मी में है तो, और हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है, और साथ में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले ये घोषणा की थी कि ये लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में है, कोविड का सबसे ज्यादा खतरा इनके ऊपर है, बूढ़े लोग, 60 साल से ऊपर के लोग, डॉक्टर्स, ठीक है, और भी जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनका काम डेली है
डेली पब्लिक से डील करना, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये सब लोग जो है, ठीक है, तो इनको हम पहले लगाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने उस समय ये प्रायोरिटी किया था। गिवन दैट अबाउट 127 मिलियन डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, तो अभी तक 127 मिलियन, है ना, यानी कि लगभग 12 करोड़ जो डोजेज हैं, 12 क्या 13 करोड़ मान लेते हैं, 13 करोड़ जो डोजेज हैं वो लगाए जा चुके हैं। अब 127 मिलियन डोजेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिंगल डोज की बात चल रही है, डबल डोज की बात नहीं चल रही है। तो अब तक लगभग 13 करोड़, ऑलमोस्ट 12.7 करोड़, यानी कि अगर राउंड फिगर करें तो 13 करोड़ डोजेस जो हैं वो लगाए जा चुके हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अ सेक्शन ऑफ दोज अबव 45 विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था, गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम 60 साल से ऊपर वालों को लगाएंगे, और जो 45 साल के हैं, ठीक है, अभी क्या किया था गवर्नमेंट ने कि 45 साल वालों के लिए भी ओपन कर लिया था सेक्शन ऑफ दोज अबव 45 विदाउट अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। अब देखिए गवर्नमेंट ने कैसे किया था, ठीक है, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए था, फिर बूढ़े लोगों के लिए था 60 साल से ऊपर या 65 साल से ऊपर, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि जो 45 साल के हैं लेकिन जिनको कुछ बीमारियां हैं उनको हम करेंगे पहले, फिर उसके बाद ये बोला कि ठीक है अभी 45 साल से ऊपर कोई भी हो, चाहे वो हेल्दी हो या उसको कोई दूसरी बीमारी हो, उसको भी लगाएंगे। तो ठीक है, देखिए आप क्या बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट ने अब तक इतने डोजेस लगा दिए हैं, ठीक है, और इसमें शामिल हैं इंक्लूडिंग अ सेक्शन ऑफ दोज, यानी कि उसमें एक भाग उन लोगों का भी है दोज अबव 45, जो लोग 45 साल से ऊपर हैं, विदाउट एनी हेल्थ कंडीशन, विदाउट अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरी बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज है, तो ये लोग ज्यादा खतरे में हैं, ये दीज आर मोस्ट वल्नरेबल। अस्थमा है अगर आपको, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे पर्सन्स विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। तो पर्सन्स विद अंडरलाइंग मतलब इनको पहले से ही प्रॉब्लम है, कोविड की छोड़ो, ऑलरेडी दीज पीपल आर सिक, उनको कोई ना कोई दूसरी बीमारी है। तो अभी गवर्नमेंट ने 45 साल के ऊपर वालों के लिए चालू किया, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी उनको हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अराउंड 17 मिलियन हैव बीन फुली इनोकुलेटेड। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि हमने 127 मिलियन डोजेस लगाए हैं, दिए हैं अब तक, लेकिन फुली इनोकुलेटेड लोग कितने हैं? सिर्फ 17 मिलियन, यानी कि 1.7 करोड़। और हम कितना लगाना चाहते थे? फुली इनोकुलेट कितने लोगों को करना चाहते थे? 300 मिलियन, यानी कि 30 करोड़ लोगों को। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया था दिसंबर में कि हम 30 करोड़ लोगों को फुली इनोकुलेट करेंगे, यानी कि उनको दोनों डोज देंगे। लेकिन अभी तक, अगर आप अभी अप्रैल चल रहा है, अभी तक देखें तो आप देखेंगे कि सिर्फ 17 मिलियन हैव बीन फुली इनोकुलेटेड, यानी कि सिर्फ 1.7 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन दोनों डोजेस लग चुके हैं, यानी कि सिर्फ 5%। हमारा जो टारगेट था वो 300 मिलियन का था, लेकिन उसका सिर्फ 5% हम कंप्लीट कर पाए। तो और अबाउट 5% ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज। अब गवर्नमेंट का बेनिफिशरीज का इंटेंशन कितना था? 300 मिलियन का। इंटेंडेड मतलब जो सोचा गया था, इंटेंशन का मतलब होता है सोचना, आपका इंटेंशन क्या है, आपकी इच्छा क्या। आप जब कोई काम करते हो तो हम पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारा इंटेंशन क्या है इसके पीछे, है ना, तुम्हारे इस काम को करने के पीछे तुम्हारी क्या सोच है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम इतने बेनिफिशरीज का मतलब होता है जिनको आप मदद करते हैं, जिन तो बेनिफिट शब्द आपको पता है, बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। तो बेनिफिशरीज का मतलब होता है सुविधा लेने वाले या फायदा लेने वाले।
तो जिनको जिनको वैक्सीन लग चुका है उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर बेनिफिशियरीज, उनको उसका फायदा मिल गया है या उनको वो सुविधा हो गई है। तो गवर्नमेंट का इंटेंडेड, जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम इतने लोगों को बेनिफिट देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 5% हम पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। At the optimistic rate of 3 million doses a day, it would take at least 260 days from today for every adult to get at least a single shot. अब ये चीज हमारे और आपके लिए सबसे डरावनी है कि अगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम करे, फिर भी लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा सभी लोगों को वैक्सीनेट करने में। 1 साल नहीं, 260 डेज है ना, 260 डेज, तो आप 1 साल में 365 दिन होता है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 7-8 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो अब आप सोचिए सेकंड वेव अभी है और पूरा वैक्सीनेट होने में 7-8 महीने और लगने वाले हैं, और वो भी तब जब कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत अच्छे से काम करे, लोग जो है बहुत अच्छे से वैक्सीनेट हो, है ना, कोई प्रॉब्लम बीच में ना आए, तब हमको इतने समय लगेगा। ठीक है, तो अगर हम 3 मिलियन डोजेस देते हैं एक दिन में, 30 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लाख, 3 मिलियन डोजेस अ डे। ठीक है, अगर हम ये रेट पर काम करें, इस स्पीड से, रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड, और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक रेट मतलब, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है, एक वर्ड होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। जब आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा तो उसको बोलते हैं आशावादी होना। आपको लग रहा है कि चीजें अच्छी होंगी और सब काम अच्छे से हो जाएगा। इसका उल्टा होता है पेसिमिज्म, पेसिमिस्टिक होना। तो पेसिमिज्म में क्या होता है कि लोग निराशावादी होते हैं, मेरी तरह, कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी, सब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक होना, है ना। तो पेसिमिस्टिक सोच क्या होती है, जब आपको लगता है कि नुकसान ही होगा, आप निराशावादी हैं, है ना, आप जो है आपको लगता है कि गड़बड़ ही होगा। इसका उल्टा होता है ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक होना। तो ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब होता है कि जब आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रेट से सोचे, यानी कि हम ये सब सोच ले कि हाँ सब कुछ अच्छे से होगा, तो भी हम सिर्फ 30 लाख डोज लगा सकते हैं। अब 30 लाख, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। ठीक है, 130 करोड़ में से अगर आप छोटे बच्चों को हटा दें तो 70-80 करोड़ या 90 करोड़ पॉपुलेशन जो होगी वो 18+ होगी। तो आप सोचिए 30 लाख एक दिन में, और आपकी जो पॉपुलेशन जिसको लगाना है वो 70-80 करोड़ है। ठीक है, तो एट द ऑप्टिमिस्टिक रेट ऑफ 3 मिलियन डोजेज अ डे, इट वुड टेक एटलीस्ट 260 डेज फ्रॉम टुडे। तो आज से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 260 दिन लगेंगे फॉर एवरी एडल्ट टू गेट एटलीस्ट अ सिंगल शॉट। अब देखिए सिंगल डोज की बात कर रहा है, तो 260 दिन सिर्फ एक डोज के लिए लगेंगे, 2 डोज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कि हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो प्रोडक्शन, जो हम वैक्सीन का प्रोडक्शन, हमारी जो कैपेसिटी है, और वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने की, लगाने की जो कैपेसिटी है वो, और जो एक्चुअल हमें वैक्सीनेट करना है लोगों का, उन दोनों की अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो हमको कम से कम 260 दिन लगेंगे फॉर एवरी एडल्ट टू गेट एटलीस्ट अ सिंगल शॉट, single dose. 8 months ago, India had begun a decline in daily infections to the extent that by January, India's leadership itself, going by its own policy actions, believed that a devastating second wave was unlikely. ठीक है, अब हमसे गलती कहां पर हुई? हमसे गलती ये हुई कि
जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम इटली के फोटोज देख रहे थे, फ्रांस के फोटोज, न्यूज सुन रहे थे, अमेरिका का देख रहे थे, और हमको लग रहा था कि भारत में भी कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन भारत में फर्स्ट वेव में वैसा हुआ नहीं, है ना। मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, मैं उनसे बार बार पूछता था पिछले साल अप्रैल मई जून में, हर दिन पूछता था कि क्या हाल है। तो बोलते थे अरे एक पेशेंट है सिर्फ हॉस्पिटल में, 2 पेशेंट है, इतना कुछ नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, इसको जो है वो हाइप किया जा रहा है ना, बढ़ाया जा रहा है, इतना सीरियस नहीं है। हमारा जो यहाँ का लोकल 2-3 हॉस्पिटल है उनको कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया था, गवर्नमेंट ने बहुत सारी तैयारी की थी, लेकिन वो चीज आई नहीं इंडिया में। फर्स्ट वेव का जो सीवियरिटी थी वो इंडिया में कम थी। तो दिसंबर तक आते आते हमको लगा कि हम लोग हीरो लोग हैं और हम हमारी बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों को लगा कि कोविड जो है वो फेक चीज है। आप कितने सारे व्हाट्सएप पे वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे, अरे कुछ नहीं है कोविड और ये सब षड्यंत्र है, बहुत सारा। और गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि सेकंड वेव नहीं आएगी, जबकि मुझे याद है कि पिछले साल जुलाई अगस्त में बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये बोल रहे थे कि सेकंड वेव थर्ड वेव आना ही है, क्योंकि वायरस म्यूटेट करेगा, वायरस के वेरिएंट्स आएंगे। लेकिन हम सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे, क्योंकि हमको लगा था कि इटली जैसा हमारा हाल नहीं होगा। जैसे इटली में हमने देखा था ना, चाइना में देखा था, शुरुआत में चाइना का क्या हाल था, फिर इटली का, फ्रांस का। तो हम लोगों को लग रहा था कि हमारा भी ऐसा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं फर्स्ट वेव में। और हमने ये सोचा कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ नहीं होगा। तो और हमने क्या किया, और हमने ये सोच लिया था कि जो सेकंड वेव जो है वो अनलाइकली है। वी बिलीव दैट अ डिवास्टेटिंग सेकंड वेव वाज अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है कोई चीज जिसके होने की संभावना नहीं है, ठीक है। एक होता है वर्ड लाइकली, लाइकली टू हैपन। तो लाइकली टू हैपन का मतलब होता है कि आपको पता है कि इसके होने की संभावना है। अनलाइकली का मतलब है कि इसके होने की संभावना नहीं है। तो हम लोगों ने ये मान लिया था, वी बिलीव दैट अ डिवास्टेटिंग सेकंड वेव वाज अनलाइक। तो हम लोगों ने मान लिया था कि ये जो डिवास्टेटिंग है, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है कोई चीज, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना जिससे बहुत नुकसान हो, ठीक है, डिवास्टेशन बोलते हैं उसको। तो डिवास्टेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन या डैमेज या नुकसान। तो ये सेकंड वेव जो है वो कैसी है, बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, डिवास्टेटिंग है। अभी आज ही मैंने सुबह पढ़ा कि हमारे जो कम्युनिस्ट लीडर हैं सीताराम येचुरी, बहुत बड़े लीडर हैं, उनके 33 ईयर ओल्ड सन डाइड। आज उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि उनका 33 साल का जो बेटा है उसकी डेथ हो गई कोविड से। अब आप सोचिए, बहुत एलीट आदमी है वो, दिल्ली में है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, और उनके बेटे, मतलब उनके पास तो सब कुछ था, हॉस्पिटल था, सब कुछ, उनको सुविधाएं थी, है ना, फिर भी उसकी डेथ। और 33 ईयर ओल्ड, है ना। हमने देखा कि अमेरिका वगैरह में अगर आप देखो तो अमेरिका इटली में बूढ़े लोग मर रहे थे, लेकिन इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि यंग लोग जा रहे हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल, है ना, 40 साल, और बिना किसी बीमारी के, मतलब उनको कोई अंडरलाइन कंडीशन भी नहीं। ऐसा नहीं थे कि वो हाइपरटेंशन था उनको, या अस्थमा था, या उनको डायबिटीज था, फुली हेल्दी, हेल्दी यंग एडल्ट जा रहे हैं। इसके कई कारण है। इंडिया कोविड का भी हो सकता है कुछ नया वेरिएंट आ चुका है ना। अभी जो नया, जो अभी तो डबल म्यूटेंट हो चुका है बोल रहा है, अभी तो ट्रिपल आ गया है, 3 ट्रिपल वेरिएंट है। तो वायरस का यही प्रॉब्लम है कि वायरस के लिए, इसीलिए वायरस के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता। और अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि जो भी वैक्सीन लग रही हैं हमारी, वो नए म्यूटेंट पर कितनी कारगर होंगी पता नहीं, ठीक है। तो पुराना पुराना जो वायरस है उससे तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उससे हम कैसे लड़ेंगे। तो अब ये हमारी, हम लोगों से गलती हुई, ठीक है। तो आप देखिए 8 मंथ्स अगो, आज से 8 महीने पहले, इंडिया हैड बिगन अ डिक्लाइन इन डेली इन्फेक्शन। अब आपको याद होगा कि फरवरी में हमारे यहाँ पहला केस मिला था, मैंने आपको पहले भी बताया था,
कि फरवरी में हमारे पास पहला केस मिला था। तो फरवरी से शुरू हुआ था, मार्च तक बहुत ही स्लो था, अप्रैल, फिर मई जून में थोड़ा राइज किया था, फिर सितंबर तक केसेस जो हैं वो काफी बढ़ गए थे, और सितंबर अक्टूबर से केसेस कम होने लगे थे, ये डिक्लाइन होने लगा था। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा था, फरवरी से शुरू हुआ था और मार्च तक तो बहुत ही कम था, हर दिन सिर्फ 100 200 400 केसेस आते थे, लेकिन जून जुलाई तक आते आते हजारों केस हो गए थे। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ये केसेस कम होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 8 months ago इंडिया हैड बिगन अ डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे आना, कम होना। तो इंडिया में केसेस कम होने लगे थे डेली इन्फेक्शन के, और इतने कम हो गए थे दैट बाय जनवरी इंडिया की जो लीडरशिप है, यानी कि भारत जो सरकार है, उसने खुद ही मान लिया था कि सेकंड वेव नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट वेव में जो सीवियरिटी आने वाली थी वो नहीं आई। फर्स्ट वेव जो है वो धीरे धीरे खुद ही डिक्लाइन कर गई थी, कम होती गई थी। ठीक है, तो इंडिया की जो लीडरशिप है उसने खुद से ही मान लिया था, गोइंग बाय इट्स ओन पॉलिसी एक्शन, अपने खुद के पॉलिसी एक्शन से उन्होंने मान लिया था। क्या मान लिया था? कि जो खतरनाक, जो नुकसानदायक सेकंड वेव है वो शायद इंडिया में नहीं आएगी। और हम सबको लग रहा था, मैं भी उसमें शामिल था, मुझे भी ये लग रहा था कि हम बच गए। ठीक है, हमारा वो हाल नहीं होगा जो अमेरिका वगैरह का हुआ है, लेकिन हम सब गलत साबित हुए। There is no other explanation why India, following the example of the US and UK, did not tie up orders to inoculate most of its adults within this year. India also applied different standards, waiving critical trials for Covaxin but having stringent requirements for foreign companies. The supply lines are thus inadequate. और हमने क्या गलतियां की, अब वो आपको बता रहा है कि हमने क्या क्या गलतियां की। सबसे पहले हमने गलती की कि हमने वैक्सीन्स के ऑर्डर पहले नहीं दिए थे। ठीक है, वी शुड हैव फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ द यूएस एंड यूके। यूएस और यूके ने, जानते हैं आपको क्या क्या? यूएस एंड यूके ने बोला कि हम एक भी वैक्सीन किसी और को नहीं देंगे। दोनों ही देशों ने बोला कि हम प्रतिबंध लगा दिया कि हम बाहर भेजेंगे इन्हें, हम अपने लोगों को देंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? दूसरों को वैक्सीन बांट रहे थे, है ना, और बता रहे थे कि हम दुनिया में, भारत ने दुनिया को बचा लिया, 80 देशों को हमने वैक्सीन दी। यूएस और यूके ने क्या किया था? वो बहुत चालाक देश थे, उन्होंने बैन लगा दिया कि नहीं, हम अपनी वैक्सीन किसी को नहीं देंगे, सबसे पहले हम खुद वैक्सीन लेंगे। और उन्होंने जितनी भी वैक्सीन कंपनीज थी उनके साथ टाई अप कर लिया, पहले से ही टाई अप कर लिया। टाई अप करना मतलब समझौता करना कि आप पहले हमको दोगे। ठीक है, तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। अब वो बोल रहा है कि इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इंडिया ने, वाई इंडिया, ठीक है, डिड नॉट टाई अप ऑर्डर्स टू इनोकुलेट मोस्ट ऑफ इट्स अडल्ट विद इन दिस ईयर। तो इंडिया ने टाई अप क्यों नहीं किया वैक्सीन कंपनीज के साथ टू इनोकुलेट मोस्ट ऑफ इट्स एडल्ट विद इन दिस ईयर? अब इसलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि हम जीत गए और सेकंड वेव नहीं आएगा, और हमने यूएस और यूके के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। यूएस और यूके ने क्या किया कि भाड़ में जाए पूरी दुनिया, हमको वैक्सीन चाहिए। ठीक है, तो यूएस और यूके ने सारे कंपनीज से समझौता कर लिया और अपना वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो वी डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ, so there is no other explanation why India, following the example of the US and UK, did not tie up orders to inoculate. ठीक है, इंडिया ऑल्सो अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड। और इंडिया ने एक और गलती की। क्या गलती की? जो भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको तो क्रिटिकल ट्रायल से वेव कर दिया, छूट दे दी, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब आपको याद होगा कि अमेरिका की 2-3 कंपनियां हैं, एक फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इन्होंने भी वैक्सीन बनाई। अब ये इंडिया के पास आए थे कि भाई हम वैक्सीन आपको बेचना चाहते हैं, इंडिया ने मना कर दिया था।
इंडिया ने बोला था कि हमारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, यानी कि आप फिर से ट्रायल करो, सारे ट्रायल करो। तो मोडर्ना और फाइजर ने बोला बाय बाय, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि हम एक फॉल्स नेशनलिज्म में जी रहे थे, क्योंकि इंडिया की जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। तो हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम बहुत महान देश हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, और हम अपनी ही बनाई वैक्सीन पर कर लेंगे, दुनिया जीत लेंगे। और हमने क्या किया, फॉरेन की जो कंपनीज थी, जो फॉरेन की वैक्सीन थी, जो आ, आ, जो भारत में आना चाहती थी, उन पर बहुत कड़े नियम लगा दिए। अब वो सब वापस चले गए। अभी इंडिया सबसे बोल रहा है, मॉडर्ना से भी, फाइजर से भी, कि प्लीज आ जाओ वापस। तो इंडिया ऑल्सो अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि भारत ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है शर्तें, शर्त लगाना, ठीक है। शर्त का मतलब होता है नियम, स्टैंडर्ड्स का मतलब है यहाँ पे रूल, नियम। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन मार्केट में तभी आती है जब गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है। और गवर्नमेंट परमिशन कब देती है, जब गवर्नमेंट ट्रायल्स करवाती है उसके, है ना, या ट्रायल के रिजल्ट देखती है कि भाई इसका ट्रायल हुआ है या नहीं मेडिसिन का, और उसके बाद ही वो मार्केट में आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन जो है, मैंने आपको कई बार बताया कि वैक्सीनेशन में 7-8 साल लगते हैं। वैक्सीन को डेवलप करने में, वैक्सीन का टेस्ट करने में काफी समय लगता है। लेकिन चूंकि ये कोविड का सिचुएशन ऐसा था कि गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोवैक्सीन के लिए, जो इंडिया की बनाई हुई वैक्सीन है, उसके लिए जो ट्रायल्स होने वाले थे, जो क्रिटिकल ट्रायल्स थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल्स थे, उनको वेव कर दिया था। वेविंग का मतलब होता है छूट दे देना, ठीक है, कि ठीक है तुम मत करो, ये हम ऐसे ही पास कर देते हैं। तो वेव ऑफ कर दिया था, है ना। तो इंडिया की जो वैक्सीन है उसको तो आपने क्रिटिकल ट्रायल्स वेव ऑफ कर दिए, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज की जो वैक्सीन थी, उनके लिए आपने स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स रख दिए। स्ट्रिंजेंट मतलब है कठोर, रिक्वायरमेंट्स का भी मतलब है नियम। तो आपने उनके लिए कठिन नियम लगा दिए, तो वो चले गए, ठीक है। तो इसलिए अब वैक्सीन का जो सप्लाई लाइन है वो अपर्याप्त है। सप्लाई लाइन का मतलब है कितने डोजेस आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो वो सप्लाई लाइन हो गई। तो अब सप्लाई लाइन जो है वो अपर्याप्त है, क्योंकि इंडिया में कोवैक्सीन इतनी हम बना नहीं पा रहे हैं। कोविशील्ड बन रही है थोड़ी बहुत, वो जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है पुणे का, लेकिन उसका वो एक ही कंपनी है, उसका भी प्रोडक्शन लिमिटेड है कैपेसिटी। तो दूसरी दुनिया की जो कंपनीज आई थी उनको आपने वापस भेज दिया। तो अब आप देखें कि ये जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत हद तक उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। The second wave, the hospitalization and the medical oxygen crisis have derailed all previously laid out plans. अब गवर्नमेंट ने जितने भी पहले के जो प्लान बनाए थे वो सारे पटरी से उतर चुके हैं। डिरेल होना मतलब आपका प्लान जो है वो पटरी से उतर जाना। तो इट हैज डिरेल्ड ऑल प्रीवियसली लेड आउट प्लान्स। तो प्रीवियसली लेड आउट, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, लेड आउट प्लान्स का मतलब होता है वो प्लान्स जो आपने बना के रखे हुए हैं बहुत अच्छे से, आपने पहले से ही वो प्लान्स बना के रखे हुए हैं, प्रीवियसली लेड आउट प्लान। वो सारे के सारे प्लान जो है अब वो डिरेल हो गए। डिरेल होना मतलब फेल हो जाना, प्रिवेंट होना, है ना। डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए। क्यों उतर गए? क्योंकि सेकेंड वेव की वजह से हमारे देश में हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल ऑक्सीजन क्राइसिस आ गया। अब कोविड से लोग कम मर रहे हैं, लोग इसलिए ज्यादा मर रहे हैं क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल रहा है, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। कल मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था, मेरे मैसेज पे बात चल रही थी, और उसने बताया कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी उनकी डेथ हो गई अभी 3-4 दिन पहले। तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ? तो उसने बताया कि बेड नहीं मिला था, और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला था, और अभी उनकी उसकी दादी भी बहुत बीमार है, और दादी 3-4 दिन से बहुत बीमार है, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पे है, क्योंकि अभी तक उनको बेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि कोविड से बहुत सारे लोग बच सकते हैं,
है ना। ऐसा नहीं है कि डेथ इतनी ज्यादा होंगी, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो लोग उससे भी मर रहे हैं। अभी कल एक और मेरा एक दोस्त है जो आर्मी में है, उनसे मेरी बात हो रही थी रात में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके गांव में, उनका वर्धा में ही गांव है, उनके गांव में 90% लोग कोविड पॉजिटिव और 8 लोगों की डेथ हो गई। और गांव के सिर्फ 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट कराया है। डर के मारे गांव के लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। ठीक है। और ये आंकड़े जो हैं वो कभी न्यूज में ही नहीं आते हैं। अब आप सोचिए, एक छोटे से गांव के 8 लोग मर चुके हैं, है ना। ये हिंगन घाट के पास यहाँ पे वर्धा में एक गांव है। तो सिचुएशन और क्योंकि गांव में वो एक्सेस नहीं है टेस्ट वगैरह, और गांव के लोग डर भी रहे, दोनों प्रॉब्लम है। गांव के लोग टेस्ट भी नहीं कराना चाहते, है ना, उनको डर लग रहा है कि पॉजिटिव आ गए तो क्या होगा। तो ये सिचुएशन है। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि स्लम में क्यों नहीं हो रहा है ना। तो स्लम में हो रहा है, हमको पता नहीं चलता है। गांव में, मैं कल बताया ना, 8 लोग एक गांव के खत्म हो गए, तो हो रहा है। अच्छा, वैक्सीन से भी लोग मर रहे हैं। अभी एक मोहन ने पूछा कि वैक्सीन से भी लोग मर रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि वैक्सीन लगाने के बाद, वैक्सीन जो है ये 100% आपको इम्यूनिटी नहीं है, 100% इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, आपका 70-80% इम्यूनिटी रहता है। चांसेस ये है कि आपको कोविड हो सकता है, वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी नहीं होगी उतनी ज्यादा। तो अगर आपको वैक्सीन के बिना आपको जो कोविड होगा वो ज्यादा भयानक होगा, वैक्सीन लगने के बाद उसकी जो जो सीवियरिटी है, सीरियसनेस है, वो कम हो जाएगी। बहुत सारे डॉक्टर से मैंने बात किया, बहुत सारे लोगों से भी देखा पढ़ा, तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए। साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट से कितनी डेथ हो रही है ये तो मुझे नहीं पता है श्वेतन। अब आप बोल रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, तो लेकिन साइड इफेक्ट में फीवर आता है, ये सब आता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आ, 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 लोग मर रहे हैं उससे, वैक्सीन लगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लगने से तुरंत एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन लगने के, दोनों डोज लगने के 10-15 दिन बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। तो यानी कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया है, दोनों डोज ले चुके हैं, तो भी आप 10-15 दिन, 1 महीना जो है आपको खतरा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने से ही आप एकदम, आज वैक्सीन लगी और आप अभी सुपर हीरो हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। और दूसरा, कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं है। अभी जब बोल रहे थे कि जब आई थी वैक्सीन तब बोल रहे थे कि 95% है, 96% इफेक्टिव है एफिकेसी, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि 70% है। तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेडिकल साइंस जो होता है वो प्रूफ एविडेंस बेस्ड होता है, तो टेस्ट करता है वो, और वो बोल, अब ये सब भगवान नहीं है डॉक्टर्स या जो वैक्सीन बनाने वाले, दे आर नॉट गॉड्स। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा सब कुछ सारा दवाई निकाल लिया है, कोशिश कर रहा है वो, है ना। तो मुझे तो विश्वास है, मुझे साइंस पर विश्वास है, और मुझे लगता है कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। प्रगति की बोल रही है कि हमारे इधर एक गांव के 15 लोगों की डेथ हो गई है। वो लोग खेत पे जाकर रह रहे थे, वहां किसी बाबा ने बताया कि उतने लोग और मरेंगे, ऐसा सुनने में। अभी क्या बाबा साबा के चक्कर में सब पड़े रहे वो है, लेकिन डेथ सच में हो रहा है, इसलिए हमें भी कंफ्यूजन हो रहा है घर के लोगों को वैक्सीन लगाने दें या नहीं। प्लीज वैक्सीन लगाने दें मेरे हिसाब से। मतलब ठीक है, आप डिसीजन लीजिए, लेकिन मैं तो लगवाऊंगा। ठीक है। तो अब सेकंड वेव में, और जो हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ऑक्सीजन जो क्राइसिस हुआ है, उसकी वजह से हमारे पहले के जो प्लान्स है वो सब डिरेल हो गए। ओपनिंग अप वैक्सीन फॉर ऑल ऑन May 1 and letting states negotiate deals with manufacturers does sound like government is listening to the people, but given the background of supply constraint until June, there is a likelihood that the story of vaccine shortage will surface more acutely. अब ये एडिटोरियल बहुत बोल रहा है, जो मेरा भी डर है, कि ये अच्छी बात है कि
कि 1 मई से गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन ओपन कर रही है, ओपनिंग अप वैक्सीन फॉर ऑल ऑन May 1। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो 18 साल से ऊपर के लिए वैक्सीन ओपन कर रही है। ठीक है, और स्टेट्स को उसने परमिशन दे दिया है टू निगोशिएट विद मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स मतलब कौन? वैक्सीन बनाने वाले, जो जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो अब हमारे जो राज्य हैं वो डायरेक्टली निगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं विद मैन्युफैक्चरर्स। तो गवर्नमेंट ने ये दो डिसीजन लिए थे, मैंने आपको बताया। पहला कि वैक्सीन हम सबके लिए करेंगे ओपन 18 साल से ऊपर के लिए 1 मई से, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि आप अपनी तरफ से वैक्सीन खरीद सकते हैं, आप डायरेक्टली वैक्सीन खरीद सकते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो अब ये लग रहा है दैट गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू द पीपल। इन दो डिसीजन से ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सरकार है वो लोगों की बात सुन रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। हमारी सप्लाई में कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? कि हमारा प्रोडक्शन ही इतना नहीं है। मैंने आपको बोला, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि वैक्सीन हम लगा देंगे सबको, वैक्सीन अलाउ कर दिया, लेकिन इतनी वैक्सीन ही नहीं है, इतनी वैक्सीन का सप्लाई ही नहीं है। और ये कब तक नहीं है? अंटिल जून। ठीक है, बट गिवन द बैकग्राउंड ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अंटिल जून तक, यानी कि जून के महीने तक हमारी सप्लाई में बहुत ज्यादा बाधाएं रहेंगी, रुकावटें रहेंगी। तो देयर इज अ लाइकलीहुड दैट द स्टोरी ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज विल सरफेस। तो पूरी संभावना है, लाइकलीहुड का मतलब होता है इस बात की पूरी संभावना है। लाइकलीहुड है मतलब संभावना है। क्या संभावना है? कि फिर से हम सुनेंगे ये कहानी। कौन सी कहानी? ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज। ठीक है, ये कहानी फिर से सरफेस पे आ जाएगी। सरफेस पे आना मतलब सामने आना। तो अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोल रही थी, दिल्ली की गवर्नमेंट बोल रही थी, सारी स्टेट की गवर्नमेंट बोल रही थी कि वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, अब मैं 1 मई से आप बोल रहे हैं कि आप सबको लगाओगे, तो अब ये कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज विल सरफेस। और ये जो स्टोरी है इस बार बहुत एक्यूट होगी, बहुत सीरियस होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है जिनको वैक्सीन लगना है, और वैक्सीन का प्रोडक्शन और सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीनेटर्स सच एज फाइजर एंड मॉडर्ना have supply commitments already tied up, and it is unclear if merely the policy move of liberalizing vaccine supply will leave states in India with the finances and negotiating power to procure enough stock of vaccines. Moreover, given that this is the hottest month in India, lockdowns are resurfacing in cities and no end is in sight for the second wave, the logistics of administration will continue to be challenged. अब आपको वो प्रॉब्लम्स बता रहा है। प्रॉब्लम्स ये है कि जो इंटरनेशनल वैक्सीनेटर्स हैं, यानी कि जो लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीनेटर्स हैं, यानी कि वो बड़े बड़े जो वैक्सीन की कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना, उनके जो कमिटमेंट्स हैं ऑलरेडी टाइड अप है। ये दोनों कंपनीज जो हैं दे हैव सप्लाई कमिटमेंट्स ऑलरेडी टाइड अप, यानी कि इन दोनों कंपनीज के पास ऑलरेडी उन्होंने वादा करके रखा हुआ है दूसरों को देने के लिए। तो वो उनके पास वैक्सीन नहीं है हमको देने के लिए। दे हैव कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स का मतलब होता है आप जब प्रॉमिस करते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और इंग्लैंड ने क्या किया था, इन सारी कंपनीज से पहले ही टाई अप कर लिया था कि हमको वैक्सीन दो पहले। ठीक है, उनको पैसा भी दे दिया था कि आप हमें पहले देंगे। तो ये कमिटमेंट्स हैं। तो ये जो कंपनीज हैं इनके प्रायर कमिटमेंट्स हैं, यानी कि इनके पास पहले से ही इन्होंने वायदे करके रखे हुए हैं। दे आर ऑलरेडी टाइड अप, वो ऑलरेडी जो बंधे हुए हैं उस वायदे से। ठीक है, तो अब अगर इंडिया उनसे मांग रहा है तो उनके पास वैक्सीन नहीं है इंडिया को देने के लिए। जब वो आए थे शुरुआत में, आज से 5-6 महीने पहले, तब इंडिया ने उनको मना कर दिया था। ठीक है, तो एंड इट इज अनक्लियर, और इसलिए ये अनक्लियर है
if merely the policy move of liberalizing vaccine supply will leave states in India with the finances and negotiating power to procure enough stock of vaccine। और दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि क्या हमारे राज्यों के पास इतना पैसा है, स्टेट्स इन इंडिया, क्या उनके पास इतना फाइनेंस है और इतना निगोशिएटिंग पावर है टू प्रोक्योर इनफ स्टॉक ऑफ वैक्सीन। निगोशिएटिंग पावर का मतलब क्या होता है? आप प्राइवेट कंपनी के पास जब जाते हैं खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, तो आपको निगोशिएट करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। अब वैक्सीन की डिमांड इतनी सारी है, एक वैक्सीन की कंपनी है, उसके पास 1000 लोग हैं खरीद जो आए हैं खरीदने के लिए, तो वो कंपनी सबसे बातचीत कर रही है, किसको देंगे, जिसको हम बोलते हैं निगोशिएट करना, बातचीत करना। तो क्या हमारे राज्यों के पास इतना पैसा है और इतना निगोशिएटिंग पावर है कि क्या वो स्टॉक ऑफ वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएंगे? और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये इंडिया का सबसे हॉटेस्ट मंथ आने वाला है, मई। Moreover, given that this is the hottest month in India, lockdowns are resurfacing in cities। तो अब फिर से गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन, हर जगह लॉकडाउन कर रही है। रीसर्फेस होना, फिर से आना। पिछली बार भी आप याद करिए कि पूरा जो गर्मी है, समर सीजन पूरा लॉकडाउन में बीता था, है ना, अप्रैल मई जून जुलाई पूरा लॉकडाउन था। तो अब फिर से लॉकडाउन जो है वापस आ रहा है और सेकेंड वेव का कोई भी अंत हमें नहीं दिख रहा है। एंड नो एंड इज इन साइट फॉर द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव कब खत्म होगा इसका भी हमें अंदाजा नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम्स है, ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है। पहली बात, ये सबसे हॉटेस्ट महीना है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि लॉकडाउन शुरू होने वाला है, हर जगह फिर से लॉकडाउन लग रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि सेकंड वेव कब खत्म होगी उसका कोई अंदाजा नहीं है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है व्यवस्था। किसी चीज को करने के लिए आपको जो चीजें की जरूरत पड़ती है वो लॉजिस्टिक्स है। जैसे कि अगर हमें वैक्सीन लगाना है, देश में सभी को वैक्सीन लगाना है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, वैक्सीन सेंटर्स की, लोगों की जो उस प्रोसेस को पूरा वैक्सीनेट कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। भाई आप लोग इतने मैसेज मत करा करिए क्लास में, जब आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करिए, है ना, क्योंकि बेटा मैं डिस्टर्ब होता हूँ, दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको कुछ पूछना है तो मैसेज करिए, बातचीत मत करिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ और लोग जो है भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आज का एडिटोरियल मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आपको कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मेरे से पूछो, ठीक है। अभी आपके गांव में क्या चल रहा है बेटा, अभी मैं क्या बोलूं वो सुनकर मुझे क्या मिलेगा? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी अच्छे से पढ़ाई करिए और सेफ रहिए, ठीक है।